हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज देखेंगे अगस्त नीट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1। अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg slides over a horizontal distance of 1 meter. If the coefficient of friction between their surface is 0.2, then work done against friction is। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ हम ले लेंगे म्यू इंटू एम जी, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डी, और कॉस थीटा में थीटा क्योंकि ज़ीरो है तो वो हम 1 ले सकते हैं। वैल्यूज पुट कर दीजिए। म्यू आपको दे रखा है 0.1, मास आपको दे रखा है 50 kg, जी की वैल्यू ले लेते हैं 9.8 और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 1 मीटर। सिंप्लीफाई करने पे आपको जो आंसर है वो मिलेगा 98 जूल, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला है अ सिलेंडर ऑफ 10 kg स्लाइडिंग इन अ प्लेन विथ initial velocity of 10 meter per second. If the coefficient of friction between surface and cylinder is 0.5, then before stopping it will cover how much meter? G की वैल्यू आपको 10 लेनी है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हो, डी एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ए, और जब सरफेस रफ हो तब यू स्क्वायर अपॉन 2a, और जब सरफेस रफ होती है तब हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं म्यू इंटू जी। तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपको 10 दे रखी, तो 10 स्क्वायर अपॉन 2, म्यू आपको दे रखा है 0.5 और जी की वैल्यू आपको लेनी है 10। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, 10 मीटर जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3। A 50 kg man with 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 meter height each. The work done in climbing it is blank joule. तो सिंपली यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला हम लगा देंगे एम जी एच। एम मतलब मास जो कि आपको टोटल दे रखा है 70 kg, जी की वैल्यू हम ले लेंगे 10, और एच क्या होगा तो देखिए हर एक स्टेप 0.25 मीटर का है और इतने कितने स्टेप्स हैं, 20 स्टेप्स है, तो 20 इंटू 0.25, तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका 3430 जूल, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अ फोर्स ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस सी j cap plus 2k cap acting on a particle causes a displacement of -4i cap plus 2j cap plus 3k cap in its own direction. If the work done is 6 joule, then value of c। तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे फॉर्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F इंटू वेक्टर D। वर्क डन आपको 6 जूल दिया हुआ है, F और D का डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो मिलेगा -12 प्लस 2c प्लस 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं और सिंप्लीफाई करने पे आपको c की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 6, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नंबर 5। पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू 7 - 2x + 3x स्क्वायर न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस इट फ्रॉम 0 to 5 मीटर, देन द वर्क डन इज। तो देखिए इसमें भी हम वर्क डन का जो फार्मूला है वो लगाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट वेरिएबल फोर्स है तो फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। तो वर्क डन का फार्मूला लगेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो इंटीग्रेशन एफ हम ले लेंगे 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट्स ले लेंगे 0 to 5। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, आपको अंदर के टर्म को इंटीग्रेट करके रिस्पेक्टिव लिमिट्स को पुट करना है। तो फाइनली आपको जो आंसर है वो मिलेगा 135 जूल, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
देखते हैं नंबर 6, टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 have equal kinetic energies. If p1 and p2 are the respective momentum, then ratio of p1 to p2 is. तो स्टूडेंट्स हम मोमेंटम का मास के साथ रिलेशन जानते हैं, क्या होता है, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m इंटू के, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है, उस पे से पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के हो जाएगा। 2m को आप कांस्टेंट ले लीजिए तो पी स्क्वायर इज सॉरी के को कांस्टेंट लेना है तो पी स्क्वायर इज प्रपोजनल टू क्या हो जाएगा, m, मतलब कि m प्रपोजनल टू हो जाएगा सॉरी अगर दोनों तरफ रूट ले लें तो p प्रपोजनल टू हो जाएगा रूट m, तो p1 अपॉन p2 हो जाएगा अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में, तो अंडर रूट m1 रेशियो अंडर रूट m2। Number 7, if the linear momentum is increased by 50%, then the kinetic energy will increase by blank percent। तो देखिए मान लीजिए कि इनिशियल मोमेंटम p है, फाइनल मोमेंटम p डैश है, तो p डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस 50% ऑफ p, क्योंकि 50% बढ़ाया गया है, तो हो जाएगा p प्लस 0.5p मतलब कि 1.5p। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इस पे से हम लिख सकते हैं k1 रेशियो k2 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर अपॉन p2 का स्क्वायर। ठीक है, तो k1 डिवाइड बाय k2 इज इक्वल टू हो जाएगा p1, p1 की जगह हम ले लेंगे p स्क्वायर अपॉन p2 की जगह हम ले लेंगे 1.5 p स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2.25 p स्क्वायर से p स्क्वायर कट हो जाएगा, तो k2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2.25 इंटू k1। अब हमें परसेंटेज निकालने, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लगा देते k2 माइनस k1 अपॉन k1 इंटू 100, ये हो जाएगा 1.25 इंटू 100, मतलब कि आंसर आपका आ जाएगा 125%। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए आपको ऐसा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी में, मतलब सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 8, अ पार्टिकल ऑफ मास m at rest is acted upon by a force F for time t. Its kinetic energy after an interval t is। तो देखिए अभी काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा, क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, फिर p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, और मोमेंटम को फोर्स इनटू टाइम भी लिखा जा सकता है, तो एफ टी का स्क्वायर इंटू 2m, स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो देखिए एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 9, bullet of mass 10 gram leaves rifle at an initial velocity 1000 meter per second and strikes the earth at the same level with velocity of 500 meter per second. The work done in joule overcoming the resistance of air will be। तो देखिए यहाँ पे लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, W इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के मतलब के एफ माइनस के आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर, हाफ एम को ले लेंगे कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें तो मास आपको दे रखा है 10 ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं इंटू 2, वी हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस यू हो जाएगा
500 का स्क्वायर। ओके, पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल जाएगा आंसर 3750 जूल। तो देखिए 3750 जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 10, force on particle as the function of displacement is given by F is equal to 10 plus 0.5x the work done corresponding to displacement of particle from 0 to 2 unit। तो इसमें लगा देंगे वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स। एफ आपको दे रखा है 10 प्लस 0.5x डी एक्स। लिमिट्स ले लेंगे 0 to 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपको जो आंसर है वो मिलेगा 21 जूल। तो 21 जूल देखिए आपको कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में। नंबर 11, इसमें भी आपको फोर्स का एक फॉर्मूला दे रखा है 20 प्लस 10y। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 0 to 1 मीटर। वर्क डन पता करना है, तो इसमें भी लगा दिए वर्क डन का फॉर्मूला W इजिकल टू इंटीग्रेशन एफ डी वाई लेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स जो है वो y के फॉर्म में दे रखा है। इंटीग्रेशन के लिमिट्स लेंगे 0 to 1। एफ का फॉर्मूला हो जाएगा 20 प्लस 10 वाई डी वाई। इंटीग्रेट कर कर लिमिट्स अंदर पुट करने पे फाइनली आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा 25 जूल। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए 25 जूल आपको दे रखा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 12, block of mass 10 kg is moving along x axis under the action of force F is equal to 5x। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 to 4। वर्क डन पता करना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। एफ की जगह ले लेंगे 5x इंटू डी एक्स। लिमिट्स पुट करेंगे 2 to 4। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 30 जूल, मतलब कि ऑप्शन ए। नंबर 13 में आपको फोर्स का एक फॉर्मूला दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, और बोला है कि वाई एक्सिस पे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन पता करना है। तो यहाँ पे वर्क डन का हमारा जो फॉर्मूला वो लगेगा W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। एफ और डी आपको जो वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं वो पुट करके सिंप्लीफाई करोगे। डी आपको क्या ले लेना है स्टूडेंट्स, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि 10 जे कैप। ठीक है, 10 जे कैप, और फिर आपको उसको एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 150 जूल, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 14। व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल। तो सर्कुलर मोशन में आप जानते हो कि हमें कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो एंगल होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वो क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, सर्कुलर मोशन में फोर्स सेंटर के अलोंग होता है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग होता है, मतलब कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री। तो वर्क डन में जो फॉर्मूला आता है कॉस थीटा में, थीटा आप 90 पुट करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 0, मतलब कि कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 15। Force of 5 Newton making an angle theta with horizontal acting on an object, displace it by 0.4 meter along the horizontal direction. If the object gains kinetic energy of 1 joule, then the horizontal component of force is। फिगर ड्रॉ करें तो ये ले लीजिए ऑब्जेक्ट, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ 5 न्यूटन हॉरिजॉन्ट के साथ थीटा एंगल पे। यहाँ पे 5 न्यूटन के दो कंपोनेंट मिलेंगे, इस तरफ 5 कॉस थीटा और इस तरफ 5 साइन थीटा। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला ले लेते हैं एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा
वर्क एनर्जी थ्योरम, W इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हो कितना हो जाएगा 1 जूल, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। ठीक है, फोर्स तो एफ कॉस थीटा को हम सब्जेक्ट बना देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा के बाय डी। डेल्टा के कितना हो जाएगा 1 और डी आपको दे रखा है 0.4। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 2.5 यूनिट लगेगा न्यूटन। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। Number 16, a bullet of mass 20 gram leaves rifle at initial speed 100 meter per second and strikes the target at same level with speed 50 meter per second. The amount of work done by resistance of air will be. तो देखिए यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। W इज इक्वल टू डेल्टा के मतलब के एफ माइनस के आई। के एफ मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, के आई मतलब हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एम वी यू सब आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो पुट करने पे आपको फाइनली जो आंसर है वो मिलेगा 75 जूल, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। तो 16th का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर 17, a small particle moves to position 5i cap plus 2j cap plus k cap from its initial position 2i cap plus 3j cap minus 4k cap under the action of force 5i cap plus 2j cap plus 7k cap Newton. The value of work done. तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे F डॉट डी। फोर्स आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, तो इनिशियल में से फाइनल पोजीशन को माइनस करना। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप, सॉरी प्लस 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करने पे फाइनली आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा 40 जूल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18। एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन होस्टिंग केबल एंड रेल्स इट इन एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए अगर आपको फोर्स दिया है, वेलोसिटी दी है, तो पावर का जो फॉर्मूला क्या बनेगा एफ डॉट वी। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स कितना दे रखा है देखिए 4500 और वेलोसिटी दे रखी है 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 9000 वोल्ट, मतलब कि 9 किलो वोल्ट भी बोल सकते हैं। मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 19, two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energy. The ratio of their linear momentums. देखिए अभी हमने देखा कि linear momentum जो है मास पे किस तरह से डिपेंडेंट है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। तो p1 डिवाइड बाय p2 इज इक्वल टू रूट ओवर m1 डिवाइड बाय m2। m2 आपको दे रखा है, m1 आपको लेना है m, m2 लेना है 4m। एम से एम कट हो जाएगा तो हो जाएगा √1/4, मतलब कि आंसर आपका आ जाएगा 1/2, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। नंबर 20, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम फॉर्मूला जानते हैं F इज इक्वल टू के एक्स, इसमें के को सब्जेक्ट बना दे, के इज इक्वल टू जाएगा F अपॉन एक्स। ठीक है, F का डायमेंशन होता है MLT-2 और x का डायमेंशन होता है L1, मतलब कि
हो जाएगा m1l0t -2। तो देखिए आपको ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है, m1l0t -2, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 21। When a train stops suddenly, passenger in running train feels an instant jerk in forward direction because, तो देखिए उनका जो अपर पार्ट है वो यहाँ पे इनर्शिया का रीज़न होता है। ऑप्शन सी में जो दे रखा है कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन वेर एज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद सीट रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 22. A bird weight 2 kg and is inside a closed cage of 1 kg. If it starts flying, then what is the weight of bird and cage SM? तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि बर्ड का वेट 2 kg और केज का वेट 1 kg। तो जिस पर्सन ने उसको होल्ड किया है तो उसको बर्ड और केज दोनों का जो टोटल वेट है वो पता चलेगा। मतलब टोटल वेट क्या हो जाएगा 3 kg। तो एज एन आंसर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 kg को टिक करेंगे। ओके, देखते हैं नंबर 23। दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 kg of gases per second at velocity 400 meter per second. The accelerating force on the rocket is, तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला लगेंगे F इज इक्वल टू वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। वेलोसिटी दे रखी है 400 और डी एम अपॉन डी टी मतलब मास का जो इजेक्शन है पर सेकंड दे रखा है 0.05। तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 20 न्यूटन, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। Number 24. A body of mass 2 kg is hung on a spring balance mounted vertically in lift. If the lift descend with acceleration equal to acceleration due to gravity, then reading on the spring balances. तो देखिए लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है कितने एक्सेलरेशन से, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितने एक्सेलरेशन से। तो जो रीडिंग होगा उसको टेंशन टी के फॉर्म में शो कर देते हैं, जो कि फॉर्मूला लगेंगे एम जी माइनस है, ए की जगह भी जी लेंगे, जी माइनस जी क्या हो जाएगा 0। मतलब कि कोई टेंशन एक्सपीरियंस नहीं होगा। मतलब कि स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। 25. The linear momentum P of body moving in one dimension varies according to P is equal to A plus BT square. The net force acting on the body is, तो देखिए आपको यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, डी पी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी और मोमेंटम ले लेंगे ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 2BT। मतलब कि जो फोर्स है वो टी के प्रपोजनल है, देख सकते हैं एफ इज प्रपोजनल टू टी। मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 26, उसमें आपको बोला है अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg moving with velocity of 2 meter per second strikes a ball normally and bounce back with the same speed. If time of contact between ball and ball is 1 millisecond, then average force exerted. तो यहाँ पे देखिए फोर्स का ये फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा में पी ले लेंगे 2mv, क्योंकि नॉर्मली वो टकरा कर वापस आ रहा है। ठीक है, तो 2mv अपॉन डेल्टा टी। एम वी और डेल्टा टी की वैल्यूज पुट करते हैं। 2 मास आपको दे रखा है 0.5, वेलोसिटी है 2 और टाइम आपको देखा 1 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2000 न्यूटन। देखिए आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। 27 में आपको एक सिस्टम दी है ब्लॉक की। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ऑन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। द स्प्रिंग बैलेंस मेजर ब्लैंक न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक की रेस्ट पोजीशन के लिए हम लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, मतलब कि हमें स्प्रिंग फोर्स से पता करना है। ठीक है, तो उसको एफ ही बोल देते हैं। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। M5 ले लो, G10 ले लो और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू डाल दो
30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 25 न्यूटन, मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फोर्स कुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन। आपको क्या करना है, आगे के दो फोर्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके देखना है और थर्ड वैल्यू उस रेंज में आ रही है कि नहीं वो चेकआउट करना है। तो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का अगर हम एडिशन करें, पहले तो सब्ट्रैक्शन कर दे तो वो हो जाएगा 1 न्यूटन, और एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 7 न्यूटन। मतलब कि 5 न्यूटन क्या 1 न्यूटन से 7 न्यूटन की रेंज में आ रहा है, तो यस आ रहा है, यस। तो ऑप्शन ए जो है वो ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, उसमें थर्ड वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है वो आगे दोनों वैल्यू की रेंज में नहीं आएगा, उसको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी उसकी रेंज में नहीं आएगा, मतलब कि वो वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं 29, 3 सॉलिड masses m1, m2, m3 are connected with weightless string in succession and are placed on frictionless table. If the mass m3 is dragged with force T, then the tension in string between m2 and m3। पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तीनों के मास दे रखे हैं m1, m2, m3। m3 पे हम T फोर्स लगा रहे, तो m2 और m3 के बीच में आपको ये टेंशन पता करना है। मान लीजिए टेंशन T डैश है, तो देखिए ये स्ट्रिंग इन दोनों ब्लॉक्स को खींच रही है, तो T डैश इज इक्वल टू हम ले सकते हैं एम ए, एम की जगह हम ले लेंगे m1 प्लस m2 इंटू ए मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा f अपन m के अकॉर्डिंगली। तो f क्या रहेगा हमारा t और m क्या रहेगा, तो तीनों के मास का एडिशन, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 30, अ फोर्स टाइम ग्राफ इज गिवन। आपको यहाँ पे 0 से 8 सेकंड तक जो मोमेंटम है वो पता करनी है। तो मोमेंटम हम कैसे फाइंड करते हैं, तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया पता करके। अब देख सकते हैं कि इस ग्राफ में अपवर्ड एरिया और डाउनवर्ड एरिया तो सेम है, और जब मोमेंटम फाइंड करनी होती है तब ऊपर के एरिया को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और नीचे के एरिया को हम नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू अपवर्ड एरिया प्लस है माइनस डाउनवर्ड एरिया माइनस है, तो ये तो हो जाता है 0। मतलब कि फोर्स जो है, सॉरी मोमेंटम का जो चेंज है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 31, अ मास ऑफ lift is 200 kg when the tension in the supporting cable is 28,000 Newton, then its acceleration is। देखिए अगर लिफ्ट रेस्ट पे हुई तो टेंशन अराइज होगा 20,000 न्यूटन, और यहाँ पे 28,000 न्यूटन है, मतलब कि वो ज़्यादा है, मतलब कि लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, ये तो यहाँ पे कंफर्म है। अब कितने एक्सेलरेशन से जा रही है वो फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। टी ले लो 28,000, मास आपको दिया है 2,000, जी प्लस ए, 0 0 0 0 0 0 कट, 28/2 हो जाएगा 14। तो 14 इज इक्वल टू जी मतलब ले लेते हैं 10 प्लस ए को सब्जेक्ट बनाने पे आपको मिलेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच डायरेक्शन अपवर्ड। मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 32 देखिए यहाँ पे भी आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और मोमेंटम का चेंज पता करना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया इनक्लोज पता करेंगे। पहले इसका एरिया निकाल लीजिए, ये एक ट्राइंगल है उसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। फिर ये एक रेक्टेंगल है उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी रेक्टेंगल है इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। बट याद रखना है कि अपवर्ड एरिया को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड एरिया को नेगेटिव लेना है। तो सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको 12 न्यूटन सेकंड आंसर मिलेगा, आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 33, assertion रीजन दिए गए हैं। assertion है द ड्राइवर इन व्हीकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट रोड इज एन inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और रीजन दिया द रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इज नॉन इनर्शियल। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऑप्शन सी, मतलब कि assertion तो करेक्ट है बट रीजन क्या है, रॉन्ग।
ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 34 देखते हैं। द मोमेंटम p इन kg पर सेकंड ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 2 + 3t स्क्वायर, और टाइम आपको 3 सेकंड दिया है, उस पर आपको फोर्स पता करना है। तो न्यूटन सेकंड हो लगा था, F इज इक्वल टू dp/dt। डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा 2 × 3, मतलब कि 60। टी की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 18 न्यूटन। तो देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 35 में आपको 3 ब्लॉक का सिस्टम दिया हुआ है और आपको पता करना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक सी ऑन बी। सी बी पे कितना फोर्स है, तो सी बी पे उतना ही फोर्स लगेगा जितना बी सी पे लगेगा। अब देखिए सी की जो सरफेस है उस पर 2 ब्लॉक पड़े हैं और दोनों के मास हैं आप m1 और m2, मतलब कि बी की जो सी की जो सरफेस है वो बी पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगी, तो m1 + m2 इंटू जी। तो फिर बी की सरफेस भी सी पे कितना फोर्स लगाएगी, सॉरी सी की सरफेस भी बी पे कितना फोर्स लगाएगी, तो m1 + m2 इंटू जी। m1 + m2 इंटू जी ये आपको ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नंबर 36। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा का रिलेशन पूछा हुआ है। तो ये रिलेशन हमने क्लास में ऑलरेडी गेट किया था, सबको पता ही होगा क्या होता है, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। 37 force of 98 Newton is required to just start moving the body of mass 100 kg over ice. The coefficient of static friction is। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। क्या फॉर्मूला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, FL इज इक्वल टू μs इंटू एन, जो कि आपको दे रखा है 98 न्यूटन। n इज इक्वल टू हो जाएगा mg, तो μs mg इज इक्वल टू ले लेंगे 98। म्यू आपको गेट करना है तो म्यू को बना देते सब्जेक्ट, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 98/mg। 98 मास आपको दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है 100, और जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, मतलब कि 1000, मतलब कि हो जाएगा 0.098। सिंप्लीफाई करें राउंड ऑफ करें तो हो जाएगा 0.1। तो देखिए 0.1 आंसर कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 38 मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज। तो यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन जो है वो एरिया से क्या होता है इंडिपेंडेंट, उसका एरिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो स्टूडेंट सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कभी भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बढ़कर नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि वो रॉन्ग है। 40 a uniform chain of length L changes partly from table which is kept in equilibrium by friction. The maximum length that can withstand without slipping is L. Then coefficient of friction between table and chain is। देखिए कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये टेबल की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे चेन को कुछ इस तरह से रखा, उसका कुछ पार्ट ऐसे हैंगिंग है और कुछ पार्ट टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये मैक्सिमम लेंथ आपको दे रखी है L, चेन की टोटल लेंथ कैपिटल L है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी कैपिटल L माइनस स्मॉल l। अब देखिए अब ये चेन रेस्ट पे तभी रह पाएगी जब ऊपर के पार्ट पे लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन और नीचे के पार्ट का वेट इक्वल हो जाए। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, FL इज इक्वल टू mg। FL मतलब होगा μs इंटू एन इज इक्वल टू mg। तो μs इंटू एन मतलब ऊपर के पार्ट का वेट। अब ऊपर के पार्ट का वेट क्या होगा mg, अब उसका मास कितना हो जाएगा, तो देखिए एंटायर चेन का जो मास है वो कैपिटल m गैस कर लेते हैं, ठीक है। तो m अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l m अपॉन
एल माइनस एल ले सकते हैं, तो स्मॉल एल इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, कैपिटल एम अपॉन एल इंटू एल माइनस स्मॉल एल इज इक्वल टू स्मॉल एम। अब जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास लेना है, तो उसका मास कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एम अपॉन हैंगिंग मास की लेंथ एल, मतलब स्मॉल एल इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी, यहाँ पे भी जी से मल्टीप्लाई करें। देखिए जो जो टर्म कैंसिल उनको कैंसिल करो, एम अपॉन एल जी जी कट हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 41, बॉक्स इज लाइंग ऑन inclined plane, what is the coefficient of static friction in box, start sliding when the angle of inclination is 60। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू आपको ले लेनी है, थीटा मतलब एंगल ऑफ रिपोज, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा 1.73, मतलब कि ऑप्शन बी। उसके बाद देखें तो 2 आता है, ठीक है। नंबर 42, इसमें आपको दिया हुआ है कि ब्लॉक को हमने वॉल के अगेंस्ट 10 न्यूटन के फोर्स से स्टॉप करके रखा हुआ है, तो ब्लॉक का वेट पता करना है। एफबीडी ड्रॉ करोगे तो नीचे की तरफ ब्लॉक का वेट हो जाएगा W और ऊपर की तरफ हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 10 न्यूटन के इक्वल होगा। तो कंपैरिजन करें, FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम, म्यू आपको दे रखा है 0.2 और एन आपका हो जाएगा 10, मतलब कि 2 न्यूटन। अब आप देख सकते हैं कि ब्लॉक की रेस्ट पोजीशन के लिए W किसके इक्वल होना चाहिए, FL, और FL आपको दे रखा है 2 न्यूटन, मतलब कि ब्लॉक का जो वेट है वो क्या हो जाएगा 2 न्यूटन, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 43, बॉडी मूव्स अपवर्ड प्लेस्ड ऑन रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो जब भी ब्लॉक को ऊपर की तरफ F4 से मूव किया जाता है तब एक्सेलरेशन हम जानते क्या होता है, जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू जी कॉस थीटा। जब वो रगड़ के नीचे आएगा तब जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तब जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस। इसमें से जी को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन द पर्सन वर्क्स ऑन रफ सरफेस। तो देखिए ऑप्शन सी पढ़ते हैं, द रिएक्शन ऑफ फोर्स विद द मैन एक्सर्ट ऑन फ्लोर कीप्स हिम गोइंग। तो देखिए यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पैर बनती है, जब हम चलते हैं तब फ्लोर को पीछे की तरफ धकेलते हैं और फ्लोर हमें आगे की तरफ धकेलता है, मतलब कि न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 45, जिसमें आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज kept on fixed rough inclined plane whose coefficient of friction is 0.8, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री। आपको पता करना है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सबसे पहले ये ब्लॉक रगड़ रहा है कि नहीं वो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं FL। फॉर्मूला बनेगा म्यू इंटू एन, और एन की जगह हम ले लेंगे mg कॉस थीटा, म्यू ले लेंगे 0.8, मास आपको दिया है 10, जी की वैल्यू भी 10, कॉस थीटा ले लेंगे 30, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 40√3। ओके, √3 की वैल्यू भी डाल देते हैं, कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 1.7, हो जाएगा 68, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है 68 न्यूटन। अब उसको मूव करने वाला फ्रिक्शन, उसको डाउनवर्ड मूव करने वाला जो फोर्स है वो निकालते हैं mg साइन थीटा। तो m दे रखा है 10, g दे रखा है 10, साइन थीटा की वैल्यू हम ले लेंगे 30, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। अब देखिए जो फोर्स उसको नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, मतलब कि ये ब्लॉक तो क्या रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, और रेस्ट पे होता है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है तो 50 न्यूटन है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 50 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू।